हेलो एवरीवन, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कार्बोकेटाइन पढ़ चुके हैं हम, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में। इस तरह से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखी थी, उसी तरह सेम कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी है। यहाँ पे भी रेजोनेंस डोमिनेंट होगा और हाइपर कॉन्जुगेशन। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन का कार्बोनाइन से कोई है नहीं लिंक, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ा तो हाइपर कॉन्जुगेशन डायरेक्टली इफेक्ट नहीं है बट इनडायरेक्टली इफेक्ट है। ठीक है, तो कार्बोनाइन है जिसकी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग, इनमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, जिसकी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। तो इन तीनों में से मोर स्टेबल कौन हो जाएगा, 3, 2, 1। इसी तरह यहाँ पे नंबर ऑफ फिनाइल रिंग इंक्रीज होती जा रही है। नंबर ऑफ फिनाइल रिंग मतलब नंबर ऑफ बेंजीन रिंग इंक्रीज होगी तो उसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन उतना ही ज्यादा होगा। चार्ज में ज्यादा डीलोकलाइज होगा मतलब वो उतने ज्यादा स्टेबल हो रहा है। तो यहाँ पे भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या जाएगा, 3, 2, 1। इसी तरह नेक्स्ट इसमें भी क्या हो रहा है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती जा रही है। ये ओनली बेंजाइलिक है, ये बेंजाइलिक प्लस एलेलिक है, ये बेंजाइलिक प्लस एलेलिक प्लस एलेलिक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगी तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 3, 2, 1। तो जो हमने कार्बोकेटाइन में पढ़ा था सेम उसी तरह यहाँ पर है स्टेबिलिटी चेक करने का। फिर ये तो था टाइप 1 में। अगर टाइप 2 की बात करें, टाइप 2 में देखें तो जो हमने कार्बोकेटाइन में पढ़ा था, कोई CH2 नेगेटिव और कोई ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे। तो ग्रुप कार्बोनाइन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, तो इसको कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो ज्यादा स्टेबल करेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो ज्यादा स्टेबल करेगा कंपेयर टू सिंपल। और सबसे कम किसका आ जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो तो कार्बोनाइन को क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो कार्बोनाइन के आपका नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, तो नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबल करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब जो हमने कार्बोकेटाइन के अंदर एग्जांपल लेके सॉल्व करे थे उसी तरह आपको यहाँ पे कार्बोनाइन में लेके करना है। जी ग्रुप अगर आपका CH3 है, जी ग्रुप आपका OCH3 है, जी ग्रुप आपका NO2 है, जी ग्रुप आपका फ्लोरीन है या जी ग्रुप आपका क्लोरीन है, तब आपका ऑर्डर क्या आएगा स्टेबिलिटी का, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो जैसे कार्बोकेटाइन में था उसी तरह यहाँ कार्बोनाइन में कैलकुलेट करना है। तो एक सवाल है आपके लिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन बताना है इनमें। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि देख ले किस ग्रुप को कौन सा इफेक्ट लग रहा है वो देखना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टर्शियल ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है तो उसका क्या लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, पॉजिटिव इफेक्ट है। CD3 का भी क्या लगता है, प्लस H लगता है। यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसका भी क्या लगेगा, प्लस H। NO2 का क्या लगेगा, -R। PME3 और NH3 पॉजिटिव का हमेशा क्या लगता है, -I इफेक्ट, है ना। तो कार्बोनाइन को स्टेबल कौन करेगा, जिसका माइनस इफेक्ट लग रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन करेगा, -R वाला। क्या पढ़ा था स्टेबिलिटी का ऑर्डर, -R, फिर -H, -I, फिर सिंपल, उसके बाद +I, +H और +R। इस तरह से हमें स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो -R वाला ज्यादा स्टेबल करेगा कार्बोनाइन को, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाली ज्यादा स्टेबल होगी। उसके बाद -I वाली, तो -I PME3 का ज्यादा होता है क्या, NH3 पॉजिटिव का, तो -I ज्यादा किसका होगा, NH3 पॉजिटिव का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है नाइट्रोजन की कंपेयर टू PME3, तो सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, 6, 5। अब आते हैं +H इफेक्ट वाले में। ठीक है, तो जिसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो तो इसको क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा। +H ज्यादा किसका लगेगा, जिसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसी का तो +H, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 1, जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है ड्यूटेरियम कितने हैं, 3, जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 0। इस पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो सबसे ज्यादा कार्बोनाइन को स्टेबल ये करेगा फर्स्ट वाला। उसके बाद थर्ड, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 1, और फिर सेकेंड। तो ये आपका क्या आ जाएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा।
इसी तरह ये नेक्स्ट वाला आपको खुद करना है। अब जो थर्ड टाइप होगा उसमें क्या होगा, रिंग के ऊपर कार्बन आयन है, रिंग के ऊपर ही कार्बन आयन है, तो इस पे लगने वाले ग्रुप को हमेशा क्या लगेगा, प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट लगेगा। ठीक है, इसका क्या कारण है हम देख चुके हैं। ठीक है, तो इस बेंजीन रिंग के ऊपर जैसे कार्बोकेटायन था उसी तरह का कार्बन आयन है, तो इस पे लगने वाले जो ग्रुप लगा होगा उसको हमेशा प्लस आई या माइनस आई कंसीडर करेंगे। इस एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे भी क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस आई PMe3 पॉजिटिव का, यहाँ पे इसका माइनस आई इफेक्ट, और ये आपका सिंपल है ये। तो कार्बन आयन को कौन स्टेबल करेगा, जिसके ऊपर माइनस इफेक्ट लग रहा है, तो माइनस इफेक्ट इन दोनों का लग रहा है। और इंडक्टिव इफेक्ट में हम क्या देखते हैं, डिस्टेंस पहले देखेंगे, डिस्टेंस डोमिनेट ओवर नंबर और नंबर डोमिनेट ओवर पावर। तो यहाँ पे पास में कौन है, ये वाला है फोर्थ, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर इसका ज्यादा आएगा। उसके बाद ये इसके पैरा पर है थर्ड, उसके बाद इन बाकी ग्रुप का क्या लग रहा है, प्लस आई, जबकि ये सिंपल है, तो पहले कौन आएगा, सिंपल वाला 5, उसके बाद क्या आएंगे, प्लस वाले आएंगे। तो प्लस में भी ये दो है, एक CD3 और एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। CD3 इसके ऑर्थो पे लगा हुआ है, जबकि ये पैरा पे लगा हुआ है। ठीक है, हमें तो क्या करनी है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ानी है। स्टेबल कौन करेगा, ये करेगा, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी ज्यादा है, अल्फा ड्यूटेरियम भी ज्यादा है, और ये ऑर्थो में भी लगा हुआ, पास में लगा हुआ है, तो इसका प्लस है यहाँ पे ज्यादा लगेगा कंपेयर टू दिस। तो स्टेबल कौन हो जाएगा, फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड। तो ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा कार्बन आयन की। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन सेम एज कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पड़ी थी, उसी तरह से कार्बन आयन की स्टेबिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन है साइट ऑफ प्रोटोनेशन। तो रेजोनेंस का थर्ड एप्लीकेशन है साइट ऑफ प्रोटोनेशन। पहला है एमाइड के अंदर, ये एमाइड है आपका, एमाइड के अंदर दो प्रोटोनेशन की साइट है, नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पे प्रोटोनेशन कराएंगे। ठीक है, दोनों पे प्रोटोनेशन करा के देखेंगे कि मोर स्टेबल कैसे है। एक बार हमने ऑक्सीजन पे प्रोटोनेशन कराया, सॉरी नाइट्रोजन पे प्रोटोनेशन कराया, तो यहाँ पे क्या बन गया, NH3 पॉजिटिव बन गया। अब ये क्या है, लेस स्टेबल है, क्यों, जब हम कंपेयर कर रहे हैं इसके साथ, जब दूसरी बार मैंने प्रोटोनेशन ऑक्सीजन के ऊपर कराया, तब यहाँ पे क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, तो नाइट्रोजन के लोन पर आगे शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पे क्या बन गई, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। यहाँ पर जब आपने ऑक्सीजन पे प्रोटोनेशन कराया, तो यहाँ पे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई है, तो यहाँ, जबकि यहाँ पे क्या बन रहा था, यहाँ पे एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटोनेशन जो होगा आपका, अगर ऑक्सीजन पे हो रहा है तो मोर स्टेबल है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। यहाँ पे रेजोनेंस आने की वजह से जो क्या हो गया, यहाँ पे जो प्रोटोनेशन होने के बाद ऑक्सीजन में पॉजिटिव आया, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, तो नाइट्रोजन ने अपने लोन पर आगे दिए, तो यहाँ पे रेजोनेंस आया, इस वजह से मोर स्टेबल हो गया। और जो मोर स्टेबल होगा वही आपका क्या होगा, मोर बेसिक होगा। प्रोटोनेशन होने के बाद ये आपकी क्या बने, कॉन्जुगेट एसिड ही तो बने। आपको कॉन्जुगेट एसिड जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो आपको जब भी सवाल पूछ रहा है कि बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी, वहां पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों है, तो आप दोनों पे प्रोटोनेशन कराओ, फिर दोनों में देखो, दोनों में रेजोनेंस किस पे ज्यादा हो रहा है, जिसके अंदर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगी वो आपका मोर बेसिक होगा। तो एमाइड के अंदर साइट ऑफ प्रोटोनेशन क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है आपका कॉन्जुगेट एसिड, जबकि नाइट्रोजन के ऊपर प्रोटोनेशन नहीं होगा। साइट ऑफ प्रोटोनेशन इन एमाइड इज ऑक्सीजन। जो एमाइड है वो आपका एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक की नेचर का मतलब क्या है, वो वीक एसिड और एज वेल एज वीक बेस दोनों की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, बेसिक नेचर तो देख लिया एमाइड का। एसिडिक नेचर में क्या होगा, जो नाइट्रोजन है यहाँ पे NH2, उसका जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। यहाँ से हाइड्रोजन तो ऑब्वियसली बात इसके पास है, तो जब बेस यहाँ से हाइड्रोजन लेके जाएगा तो कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, NH नेगेटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज भी क्या है, डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे। इस वजह से इसका जो एमाइड हो रहा है वो एम्फोटेरिक नेचर शो कर रहा है। जब वो एसिडिक नेचर शो कर रहा है तो बनने वाला कॉन्जुगेट बेस आपका स्टेबल हो रहा है, किससे, रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आप कोई भी बेस ले सकते हो, OH लोगे तो यहाँ पे आपका वाटर बाहर निकल जाएगा। RMgx और RLA ये भी क्या होता है, आपके बेस की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या करेंगे, एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे यहाँ से एमाइड का, और क्या बन जाएगा आपका RC डबल बॉन्ड O NH MgX RX। अब एमाइड और एमीन की बात करें तो एमाइड और एमीन के अंदर एमाइड होते हैं वो ऑलवेज लेस बेसिक होंगे देन एमीन से। एमीन की कंपैरिजन में एमाइड होंगे वो हमेशा कम बेसिक होंगे। इसका क्या रीजन है, एमीन में जो हमने देखा था कि जो बेसिसिटी शो हो रही थी वो नाइट्रोजन एटम पे प्रेजेंट लोन पेयर से हो रही थी। एमीन्स के अंदर जो बेसिसिटी कौन शो कर रहा था, नाइट्रोजन एटम कर रहा था, जबकि एमाइड के अंदर बेसिसिटी कौन शो कर रहा है, ऑक्सीजन शो कर रहा है।
एमाइड के अंदर बेसिसिटी कौन शो कर रहा है, ऑक्सीजन एटम पे लगे हुए लोन पे है, जबकि एमीन के अंदर बेसिसिटी शो कौन कर रहा था, नाइट्रोजन एटम पे लगे हुए लोन पे है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो ज्यादा इजीली अपने लोन पे डोनेट कराएगा, इजीली अवेलेबल रहेंगे उसके ऊपर लोन पे। इस वजह से एमाइड आर ऑलवेज लेस बेसिक देन एमीन्स। अगर आपको एमीन्स दे रखे हो, एमीन्स भी कौन से, एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन्स। एमीन्स के अंदर आपके दोनों आ गए, एलिफेटिक और एरोमेटिक। जो एमाइड होंगे वो आपके कम बेसिक होंगे, एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन दोनों से कम बेसिक होंगे। तो जब आपको बेसिसिटी पूछ रहा है वहां पे नाइट्रोजन के दे रखे डेरिवेटिव, एलिफेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन, एमाइड है, तो आपको पहचानना है कि भाई कौन एमाइड है, कौन एरोमेटिक है, कौन एलिफेटिक है। तो एमाइड होगा वो हमेशा लेस बेसिक होगा, किससे, एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन से। आगे करते हैं। तो साइटोप्रोटोनेशन के सेकंड है यूरिया। यूरिया के अंदर साइटोप्रोटोनेशन क्या होगी, ठीक है। तो यूरिया के अंदर भी क्या है, एमाइड और यूरिया में फर्क क्या है, वहां पे एक आर ग्रुप था, यहाँ पे एक NH2 एक्स्ट्रा आ गया है। तो यूरिया के अंदर भी साइटोप्रोटोनेशन क्या होगी आपकी, ऑक्सीजन ही होगी, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर जब प्रोटोनेशन होगा तो यहाँ भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, इस वजह से क्या हो जाएगा, मोर बेसिक हो जाएगा, ठीक है। तो यूरिया के अंदर भी साइटोप्रोटोनेशन क्या होगी, आपको ऑक्सीजन होगा। अगर नाइट्रोजन पे प्रोटोनेशन कराओगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, तो ये क्या होगी आपकी लेस स्टेबल होगी। जबकि जब आप ऑक्सीजन के ऊपर प्रोटोनेशन कराओगे तो यहाँ पे एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, इस वजह से क्या होगा, ये मोर बेसिक हो जाएगा। तो यूरिया के अंदर भी साइटोप्रोटोनेशन क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। यूरिया इज मोर बेसिक देन एमाइड। एमाइड के कंपेरिजन में यूरिया ज्यादा बेसिक होता है। कैसे, एमाइड और यूरिया में फर्क कहां पे आ रहा है, यहीं पर तो आ रहा है, ये पार्ट तो सेम है। दोनों के अंदर प्रोटोनेशन किसके ऊपर हो रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर हो रहा है। यूरिया और एमाइड दोनों में जो प्रोटोनेशन हो रहा है वो ऑक्सीजन के ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो प्रोटोनेशन होने से क्या होगा, ये यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये पार्ट तो दोनों में सेम है, तो फर्क किस पार्ट का पड़ेगा, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे R है। तो NH2 का यहाँ पे तो कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस R इफेक्ट लग रहा है, जबकि यहाँ पे R का कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस I। तो एमाइड और यूरिया में देख रहे हैं ये पार्ट दोनों में कॉमन है, तो इस पार्ट का यहाँ पे क्या रोल है, तो ये जो NH2 पार्ट है वो यहाँ पे क्या प्लस R लग रहा है, तो ये भी इसको क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है। जबकि यहाँ पे जो R ग्रुप है उसका ओनली क्या लग रहा है, प्लस I इफेक्ट लग रहा है। इस वजह से आपका यूरिया क्या हो गया, मोर बेसिक हो गया। इसका जो कॉन्जुगेट एसिड बना है, ये जो कॉन्जुगेट एसिड है वो एमाइड के कंपेरिजन में ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ से प्लस R लग रहा है, जबकि यहाँ पे एक तरफ से तो प्लस R है लेकिन एक दूसरी तरफ से प्लस I है। तो यूरिया इज ऑलवेज मोर बेसिक देन एमाइड। अब कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि भाई आपको साइटोप्रोटोनेशन बताना है, ठीक है। आपको इस एग्जाम्पल में साइटोप्रोटोनेशन बताना है। तो साइटोप्रोटोनेशन के लिए क्या करोगे, आप दोनों के ऊपर प्रोटोनेशन करा दो। लोन पे जिसके पास है उसके ऊपर ही तो प्रोटोनेशन होगा, तो एक बार नाइट्रोजन पे प्रोटोनेशन करा लेते हैं और एक बार ऑक्सीजन पे करा लेते हैं। जब आप नाइट्रोजन पे प्रोटोनेशन कराओगे तो क्या बनेगा, ये स्पीसीज बनेगी, ठीक है। तो जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है नाइट्रोजन पे, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी इसकी, एक और। तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड O है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी। जब आप ऑक्सीजन पे प्रोटोनेशन कराओगे तब देखना है कि कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। तो जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये यहां पे जाएंगे तो ये इधर आएगा, यहां पर आएगा प्लस, यहां पर आएगा। अब क्या होगा, नाइट्रोजन के इधर जाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगी, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। आगे क्या होगा, ये कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो इस एग्जांपल के अंदर साइटोप्रोटोनेशन क्या होगी आपकी, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन पे जब प्रोटोनेशन करा रहे हैं तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बन रही है, 3 बन रही है। जबकि यहाँ पे जब आप नाइट्रोजन पे प्रोटोनेशन कराओगे तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बन रही है, 1 ही बन रही है। तो जिसके अंदर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है, यानी कि आपका जो कॉन्जुगेट एसिड है वहां पे जो आपका पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है वो ज्यादा डिलोकलाइज हो रहे हैं, तो वो जो आपका मोर बेसिक होगा, यानी कि साइटोप्रोटोनेशन क्या होगी यहाँ पे, ऑक्सीजन। जब भी साइटोप्रोटोनेशन चेक करना है आप दोनों पे करा के देख लो, जिसकी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगी वही आपकी साइटोप्रोटोनेशन होगा, वही आपका साइटोप्रोटोनेशन होगा। इसी तरह अगर इस एग्जाम्पल में देखें, इस एग्जाम्पल के अंदर आप एक बार दोनों पे एक एक बार प्रोटोनेशन करा के देखिए। एक बार अगर इस पे प्रोटोनेशन कराएंगे
तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, तो क्या होगा यहाँ पे, ये इधर जाएगा तो इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, यहाँ पे आए और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, नाइट्रोजन के लोन पेयर यहाँ पर आ जाएंगे तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी इसकी। तो यहाँ पे टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी जब आपने इसके ऊपर प्रोटोनेशन कराया। ठीक है, जब आप दूसरी बार अगर प्रोटोनेशन इस नाइट्रोजन पे कराते हो आप, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे ओनली 1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। और प्लस कहां पे आ जाएगा, यहां पर। ठीक है, तो प्लस आगे इस पे वापस ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा क्योंकि नाइट्रोजन की, हाँ, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपके, एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। जब आपने इस नाइट्रोजन में प्रोटोनेशन कराया तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, तो साइट ऑफ प्रोटोनेशन क्या हो गया आपका, ये वाला नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, इसी तरह आगे और एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो इन सब में आपको क्या बताना है, साइट ऑफ प्रोटोनेशन बताने की, प्रोटोनेशन कहां पर होगा। ठीक है, तो एक बार आप खुद ट्राई करो उनको करने की। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें आपको प्रोटोनेशन देखना है। ठीक है, जैसे यूरिया में यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, यहाँ पे क्या आ गया NH, तो प्रोटोनेशन क्या करना है आपको, या तो यहाँ पे होगा या इस साइड पे होगा। जब आप इस पे प्रोटोनेशन कराओगे तो आपकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, प्रोटोनेशन कराने के बाद ये बनेगा यहाँ पे, ये इधर जाएगा यहाँ पे, तो इसके यहाँ पे क्या 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रक्चर में ये यहाँ जाएगा। ठीक है, और सेकंड के अंदर क्या होगा, इसके लोन पर यहाँ पे आ जाएंगे। जबकि अगर आप प्रोटोनेशन सिर्फ यहाँ पे प्रोटोनेशन कराओगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर इसकी एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल में क्या होगा, आपका जो प्रोटोनेशन होगा वो NH पर होगा। ठीक है भाई, जो यूरिया था उसमें यहाँ पे क्या था, यूरिया के अंदर यहाँ पे डबल बॉन्ड O था, बस यहाँ पे क्या आ गया, NH आ गया है, तो कोई बात नहीं, प्रोटोनेशन तो सेम कहां पे होगा, या NH पर ही होगा। ठीक है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसकी जितनी ज्यादा होगी प्रोटोनेशन उसका वहां पर ही होगा। अगर सेकंड एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे भी प्रोटोनेशन कहां होगा, NH पे प्रोटोनेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही सेम चीज है, यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, प्लस आएगा, CH3 और NH2, यहाँ प्लस आएगा तो ये रेजोनेंस हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी और इस CH3 का भी क्या लग रहा है, प्लस का इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो इसी स्ट्रक्चर के अंदर भी प्रोटोनेशन कहां होगा, डबल बॉन्ड NH के ऊपर होगा। अब इसमें बात करें तो यहाँ पे प्रोटोनेशन कहां पर होगा, ये आपका क्या एमाइड है, एमाइड के अंदर क्या होता है, एमाइड के अंदर प्रोटोनेशन किसके ऊपर होता है, ऑक्सीजन के ऊपर। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर प्रोटोनेशन हो जाएगा, प्रोटोनेशन होगा तो यहाँ पे क्या प्लस आ जाएगा, प्लस आएगा तो ये यहाँ से भी स्टेबल हो रहा है और यहाँ से भी स्टेबल हो रहा है, दोनों तरफ से इसको क्या मिल रहा है, रेजोनेंस वाला इफेक्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे प्रोटोनेशन किसके ऊपर होगा, ऑक्सीजन के ऊपर होगा। ठीक है, अब इस एग्जांपल में बात करें, ठीक है, यहाँ पे प्रोटोनेशन यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा, तो आप दोनों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के चेक कर सकते हो। ये आपका क्या था, पायरोल ही था, ये पायरोल था, पायरोल में आपने क्या करा, एक कार्बन को हटा के यहाँ पे नाइट्रोजन ऐड कर दिया बस, तो ये आपका ये स्ट्रक्चर बनी है। अब पायरोल में आपको पता है कि पायरोल के अंदर जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, पायरोल में जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं, है ना। पायरोल के अंदर जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर होते हैं वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर भी क्या है, पायरोल की तरह ही है। तो यहाँ पे भी जब प्रोटोनेशन होगा तो ये इधर आधे इधर जाएंगे, आधे यहाँ पे जाएंगे। तो जब आप प्रोटोनेशन कराओगे, प्रोटोनेशन कराने के बाद इसको प्रोटोनेशन करा, यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया, तो ये चार्ज यहाँ पे चला जाएगा तो इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, लेकिन जब आप इस नाइट्रोजन पे प्रोटोनेशन कराओगे तो ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये कहां से लेगा आगे इलेक्ट्रॉन, है ना, क्योंकि इसके ऊपर जो लोन पेयर है, पहली बात तो इस पे जो लोन पेयर है वो तो डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है।
जब आप बात कर रहे हो कि प्रोटोनेशन इस पे होगा कि इस पे, तो इस पे जो लोन पेयर अवेलेबल है वो तो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है, जबकि इस नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है। इस नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो आगे डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है, जबकि इस नाइट्रोजन पे लगे हुए लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है। तो प्रोटोनेशन क्या होगा, इसके ऊपर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें इस एग्जाम्पल के अंदर। तो जो एग्जाम्पल ये है वही तो ये सेम एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, बस इसको रिंग बना के जोड़ दिया। यहाँ पे जो हाइड्रोजन थे उनको एक कार्बन चेन से जोड़ दिया है और इसको भी आगे कार्बन चेन से जोड़ दिया है। तो ये दोनों एग्जाम्पल क्या आपके सेम ही है, बस यहाँ पे हाइड्रोजन हटा के कार्बन चेन लेके आ गए। तो यहाँ पे भी प्रोटोनेशन कहाँ होगा, इस वाले नाइट्रोजन पे प्रोटोनेशन होगा। ठीक है, अब इस फोर्थ एग्जाम्पल में देखें कि प्रोटोनेशन यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा, तो आप दोनों तरफ प्रोटोनेशन करा के चेक कर सकते हो। अगर एक बार आप डबल बॉन्ड ओ पे प्रोटोनेशन कराओगे, ठीक है, तो जब ये यहां पर जाएगा चार्ज रिंग के अंदर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और 7 मेंबर रिंग के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं विद पॉजिटिव चार्ज। तो इस रिंग में क्या आ गई, एरोमेटिसिटी आ गई। तो जो आपका कॉन्जुगेट एसिड बना वो मोर स्टेबल हो गया, किस वजह से, एरोमेटिसिटी से। अगर आपके प्रोटोनेशन करने पर इस ऑक्सीजन के ऊपर एरोमेटिसिटी आ गई ना, आपने इसके ऊपर प्रोटोनेशन करा तो ये इधर जाएगा, तो अब फिर पॉजिटिव चार्ज अंदर आ जाएगा। अंदर आने से क्या हुआ, यहाँ पे इस रिंग में एरोमेटिसिटी जनरेट हो गई, तो ये मोर स्टेबल हो गया। जबकि आप अगर इस पे प्रोटोनेशन कराते हैं तो ये क्या बन गया, वाटर आपका लिविंग ग्रुप बन गया। इस पे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबल ही नहीं किसी भी तरह से। इस पे जो प्रोटोनेशन करा रहे हो तो ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन की यहाँ पे 3 वैलेंसी मैक्सिमम हो गई है, तो ये आगे इलेक्ट्रॉन लेगा कहां से। तो इस वजह से यहाँ पे प्रोटोनेशन नहीं होगा। प्रोटोनेशन किस पे होगा, इस डबल बॉन्ड ओ पे होगा, क्योंकि जब इस पे प्रोटोनेशन कराओगे तो रिंग के अंदर क्या आ रही है, एरोमेटिसिटी जनरेट हो रही है। इसी तरह ये भी क्या है, आपका एमाइड है। एमाइड के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर प्रोटोनेशन होगा। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को देखें कि इस एग्जाम्पल में इस नाइट्रोजन पे लोन पे, इस पे भी लोन पेयर अवेलेबल है, इस पे भी लोन पेयर अवेलेबल है। प्रोटोनेशन दोनों पे हो सकता है। एक बार आप इस पे प्रोटोनेशन करा के देखें, जब आप इस पे प्रोटोनेशन कराओगे ये प्रोटोनेशन करा दिया। अब आपका जो प्रोटोनेशन कराने के बाद में जो आपका ये बना है, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा, प्रोटोनेशन उतने तो ज्यादा होगा। जब इसने बेसिक नेचर शो करा तो बनने वाला क्या था, कॉन्जुगेट एसिड था। कॉन्जुगेट एसिड जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही अच्छा बेसिक होगा, यानी प्रोटोनेशन वहां पर होगा। तो इस नाइट्रोजन के पास में देखो ये आपका क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, जबकि इधर जो कार्बन है वो ये रिंग का कार्बन है। रिंग का कार्बन क्या है आपका, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। एक तरफ ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से लगा हुआ है, दूसरी तरफ ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन जब आप इस पे प्रोटोनेशन करा रहे हो, इस पे प्रोटोनेशन कराने के बाद जो प्लस आएगा, तो आप इसको देखो कि ये स्टेबल कैसे हो रहा है। इस वाले कार्बन, ये वाला कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये वाला कार्बन भी आपका क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो जो नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है वो दोनों तरफ से sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से स्टेबलाइज हो रहा है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का यहाँ पे क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। यहाँ पे क्या लग रहा है, दोनों तरफ से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। जबकि यहाँ पे एक तरफ sp3 है तो उसका प्लस आई लग रहा है, लेकिन एक तरफ क्या आ गया, sp2, तो इसका प्लस आई कम लगेगा ना, क्योंकि sp3 का प्लस आई ज्यादा होता है किससे, sp2 से। sp3 का प्लस आई ज्यादा होता है sp2 से। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है वो दोनों तरफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से है, तो दोनों तरफ sp3 का प्लस आई लग रहा है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो एक तरफ sp3 और एक तरफ sp2 है, तो सिर्फ यहाँ पे एक तरफ से sp3 का लग रहा है, जबकि एक तरफ से sp2 का लग रहा है, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको और अनस्टेबल करेगा। तो इन दोनों की बात करेंगे, कंपैरिजन करें कि इसमें और इसमें से प्रोटोनेशन किसमें होगा। उसमें प्रोटोनेशन होगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, और ज्यादा स्टेबल किसमें, इस वाले में, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ से sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, जबकि इस वाले में एक तरफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ गया, जो क्या होता है, जिसका प्लस आई कम होता है कंपेयर टू sp3 वाले से। तो कंपैरिजन की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रोटोनेशन किस पे होगा, इस वाले नाइट्रोजन पे प्रोटोनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि विच वन इज मोर बेसिक, इन दोनों में से मोर बेसिक कौन है। तो बेसिसिटी कैसे देखेंगे, किसके ऊपर लोन पे इजीली अवेलेबल है और जिस पर प्रोटोनेशन कराने के बाद जो कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल किस पर है। अगर इस पे प्रोटोनेशन कराऊं मैं तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो ये डबल बॉन्ड यहां पर जाएगा, तो इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी।
डबल बॉन्ड यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर इधर आ जाएंगे। तो जब प्रोटोनेशन आपने इस पर कराया तो आपके क्या दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। प्रोटोनेशन पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, फिर इस वाले कार्बन पॉजिटिव आएगा तो आगे जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर है जो इसको आगे देके स्टेबल करेगा। तो टोटल यहाँ पे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। लेकिन जब आप इस पर प्रोटोनेशन कराओगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा तो ये स्टेबल नहीं है। यहाँ पे क्या एक तरफ sp3 एक तरफ sp2 है, तो इसकी सिर्फ एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। जब आप प्रोटोनेशन यहाँ पे कराओगे तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो पॉजिटिव इस पर आ जाएगा, तो इस पे प्रोटोनेशन कराने के ऊपर एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, जबकि यहाँ पे प्रोटोनेशन कराने पर दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। ठीक है, तो आपको साइट ऑफ प्रोटोनेशन तो ये होगी। पहले आपको क्या देखा था साइट ऑफ प्रोटोनेशन, कि दोनों के अंदर साइट ऑफ प्रोटोनेशन क्या होगी, तो इसके अंदर साइट ऑफ प्रोटोनेशन ये यहाँ पर होगी, यानी कि प्रोटोनेशन यहाँ पर होगा। इसी तरह इसमें बात करें तो इसमें भी यहाँ पे भी प्रोटोनेशन कहाँ होगा, इसी वाले नाइट्रोजन पे होगा। पिछले एग्जाम्पल में ये करा है कि इसमें क्या होगा, प्रोटोनेशन कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे। अब देखना है कि जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो यहाँ पर जाएंगे कि नहीं जाएंगी। इस वाले एग्जाम्पल में जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर थे वो ऑलवेज यहाँ पे अवेलेबल थे आगे रेजोनेंस होने के लिए, जबकि ये क्या आपका पायरोल, ये क्या एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, पायरोल की तरह स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, रिंग में डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो जो ये लोन पेयर है आधे यहाँ पर जा रहे हैं और आधे यहाँ पर जाएंगे, क्योंकि जो लोन पेयर है वो आगे डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है रिंग के साथ में। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो ऑलवेज अवेलेबल नहीं है, लेस अवेलेबल कह सकते हैं। यहाँ पे जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो लेस अवेलेबल है, जबकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो ऑलवेज अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो डीलोकलाइजेशन में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो यहाँ पर नहीं जा पाएंगे जितने जाने चाहिए थे। इसके कंपेरिजन में बात करें तो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो यहाँ पे लेस अवेलेबल है ड्यू टू एरोमेटिसिटी, वो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। जबकि यहाँ के जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो ऑलवेज अवेलेबल है, तो इजीली आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो इन दोनों में से मोर बेसिक कौन सा हुआ, दोनों के अंदर प्रोटोनेशन की साइड तो यही थी और उसमें भी प्रोटोनेशन की साइड दोनों में सेम थी। और फिर देखना था कि दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, पॉजिटिव चार्ज जो आ रहा है वो ज्यादा कहां पर स्टेबल है, वो फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में स्टेबल है। तो ये आपका मोर बेसिक हो जाएगा। इसी तरह इनमें ये दो एग्जांपल यहाँ पे आपको देखना है कि मोर बेसिक कौन सा है। तो साइट ऑफ प्रोटोनेशन तो दोनों में क्या होगी, एमाइड है, तो साइट ऑफ प्रोटोनेशन यहाँ पर ही होगा हमेशा आपके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर। तो आप देखोगे कि ये पार्ट तो कॉमन है दोनों में, ये पार्ट तो दोनों में कॉमन है। तो इसके ऊपर जब प्रोटोनेशन हो रहा है तो इस पॉजिटिव चार्ज को कौन स्टेबल करेगा, जब ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आगे शिफ्ट होंगे तो इस रिंग के यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पॉजिटिव चार्ज को कौन स्टेबल करेगा। यहाँ पे तो sp3 हाइब्रिडाइज है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बेंजीन रिंग के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे चले जाएंगे। यहाँ पर ये भी तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अमाइड के भी इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से सेम पार्ट है, ये भी दे रहे इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो बेंजीन रिंग है उसने अपना क्या इफेक्ट शो करा, प्लस आर वाला इफेक्ट शो करा, तो इसने आगे क्या दे दिए, आगे इसको और ज्यादा स्टेबल कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को। बेंजीन रिंग होने की वजह से ये यहाँ पे ज्यादा स्टेबल हो रहा है पॉजिटिव चार्ज, आगे रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, जबकि यहाँ पे किसी भी तरह का रेजोनेंस नहीं हो रहा है, आगे स्टेबल नहीं होगा पॉजिटिव चार्ज इसके कंपेरिजन में। तो ये मोर बेसिक कौन सा हो जाएगा आपका, ये वाला। ठीक है, अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट सवाल क्या है, बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है। तो बेसिसिटी का ऑर्डर आप इसमें आराम से बता सकते हो, आप खुद इसको एक बार सॉल्व करो। ठीक है, तो बेसिसिटी का ऑर्डर देखना है कि प्रोटोनेशन तो सब में कहां पे होगा, प्रोटोनेशन तो यहां पर ही होगा सब में, प्रोटोनेशन तो यहां पर ही होगा सब में। ठीक है, और ये पार्ट सब में क्या है, कॉमन है। तो इफेक्ट कौन सा ग्रुप का पड़ेगा, इधर वाले ग्रुप का। आपको देखना है जो ये ग्रुप लगे हुए हैं उनका यहाँ पे क्या रोल है, वही तो इसकी बेसिसिटी को डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे OCH3 लगा हुआ है, तो OCH3 का यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस आर इफेक्ट। यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे इसका क्या लगेगा, हाइड्रो कॉन्जुगेशन। यहाँ पे NH2 इसका भी क्या लगेगा, प्लस आर इफेक्ट। और यहाँ CD3 इसका क्या लगेगा, प्लस H। तो प्लस आर वाला इस पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबल करेगा, कॉन्जुगेट एसिड को ज्यादा स्टेबल करेगा। तो प्लस आर ज्यादा किसका होता है, NH2 का या OR का। NH2 का ज्यादा होता है प्लस आर, तो आपका सबसे ज्यादा बेसिक कौन आ जाएगा, थर्ड, उसके बाद फर्स्ट। और फिर हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है कि CH3 का ज्यादा होता है कि CD3 का। हाइपर कॉन्जुगेशन CH3 का ज्यादा होता है, तो सेकंड और फोर्थ, ये आपका बेसिसिटी का ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इस एग्जांपल में आपको बेसिसिटी चेक करनी है।
सेकंड एग्जांपल के अंदर। तो बेसिसिटी चेक करने के लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले प्रोटोनेशन करा दो, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। प्रोटोनेशन कराते अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल कहां पर है वो देखना है। जैसे आपने प्रोटोनेशन कराया है तो रिंग के स्टेबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, तो रिंग में क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें जैसे पॉजिटिव चार्ज आया तो 7 मेंबर रिंग में इसमें क्या आ गई, एरोमेटिसिटी आ गई। तो आपको ध्यान में रखना है कि एरोमेटिक कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड देन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये आपके जब एरोमेटिसिटी वाला आएगा आगे नेक्स्ट एप्लीकेशन उसमें आ जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है कि जिस कंपाउंड के अंदर एरोमेटिसिटी आ गई वो मोर स्टेबल होगा, फिर नॉन एरोमेटिक वाला, फिर एंटी एरोमेटिक वाला। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे प्रोटोनेशन हुआ तो इस रिंग के अंदर क्या आ गई, एरोमेटिसिटी आ गई। जब आपने इस पे प्रोटोनेशन कराया तो ये यहाँ पर जाएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो 5 मेंबर रिंग के अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो इसमें क्या आ गई, एंटी एरोमेटिसिटी आ गई। तो ये तो सबसे लास्ट में आएगा। जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो सबसे एंड में आते हैं, वो लेस स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो इसमें तो क्या आ गई, एरोमेटिसिटी आ गई, इसमें एंटी एरोमेटिक हो गया। इन दोनों की बात करें, जब यहाँ प्रोटोनेशन आएगा तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, तो ये आगे शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज हो रहा है वो आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, यहाँ पे ये स्टेबल हो रहा है। जबकि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है ये इधर जाएगा तो यहाँ प्लस आएगा। तो यहाँ पे तो ओनली क्या लग रहा है, यहाँ पे तो प्लस आ लग रहा था डबल बॉन्ड की वजह से, जबकि यहाँ पे ओनली क्या हाइड्रोजन है, तो इनका तो क्या लगेगा, प्लस एच ही लग रहा है। दोनों तरफ से sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, जबकि यहाँ पे प्लस आर लग रहा है। एल्डिहाइड कार्बोकेटायन बन जाएगा आपका, तो यहाँ रेजोनेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, एरोमेटिक वाला। तो फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद इसका प्लस आर लग रहा है थर्ड, फिर फोर्थ, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड सबसे लास्ट में आएंगे। तो सेकंड आपका सबसे अनस्टेबल होगा। तो आपको प्रोटोनेशन कराने के बाद ये देखना है कि जो आपको पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो ज्यादा स्टेबल किस पे है। क्योंकि जिसमें एरोमेटिसिटी आ रही है तो वो ज्यादा स्टेबल करेगा, अगर किसी में एंटी एरोमेटिसिटी आ रही है प्रोटोनेशन करने के बाद वो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। ठीक है, इसमें भी आपको देखना है कि मोर बेसिक कौन है। तो आपको कंपैरिजन करना है कि भाई देखो ये पार्ट तो सब में कॉमन है। ठीक है, प्रोटोनेशन पता है कि यहां पर ही होगा, डबल बॉन्ड NH पे। ठीक है, एक तरफ यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सिर्फ CH2 है, हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है एक तरफ इसका। यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर है, प्लस आर लगेगा, या नाइट्रोजन के लोन पेयर है, प्लस आर लगेगा। तो जो एग्जाम्पल ये था यहाँ पे, ये और ये वाले, वही एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं। ये जो 3 एग्जाम्पल है उन्हीं को यहाँ पे रिंग बना के दे दिया, कार्बन चेन बना के दे दिया। तो क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, थर्ड वाला, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद फर्स्ट। तो जो ये बेसिक स्ट्रक्चर है उनको समझना जरूरी है। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या करेगा, वो हाइड्रोजन हटा के वहां पे रिंग बना देगा। तो आप वहां से मोर बेसिक, इसका बेसिक ऑर्डर निकाल सकते हो। यहाँ पे एसिडिक नेचर ऑफ पिरिडीन और एनिलीन बताना है कि एनिलीन और पायरोल में, एनिलीन और पायरोल में से कौन मोर बेसिक होता है। ठीक है, तो एनिलीन इज मोर बेसिक देन पायरोल। कैसे है वो हमें देखना है। दोनों में बेसिसिटी कहां से शो होगी, नाइट्रोजन के लोन पेयर से शो होगा। जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है वो बेसिसिटी कहां से शो करेंगे, नाइट्रोजन के लोन पेयर से शो करेंगे। तो एनिलीन के अंदर जो लोन पेयर है वो क्या डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बन रही है, 5 बन रही है। एनिलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं और सिंपल बन जाती है। ठीक है, तो एनिलीन के अंदर जो लोन पेयर है वो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डीलोकलाइज हो रहे हैं। अब बात करते हैं पायरोल के अंदर। पायरोल के अंदर जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो क्या है, आपके इस रिंग की एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व हो रहे, डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। जब ये आगे डीलोकलाइज होगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये आगे डीलोकलाइज होगा। ठीक है, जो वापिस से यहां पर आएगा तो ये यहां पर आएगा। जब ये यहां पर आएगा तो ये कौन, तो देखा कि आपने जो पायरोल के अंदर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बन गई, 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। जबकि एनिलीन के अंदर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। तो यहां कह सकते हैं कि जो लोन पेयर है वो लेस डीलोकलाइज है।
अगर पायरोल की कंपेरिजन में बात करें, यहाँ पे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जबकि यहाँ पे 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसका मतलब क्या हुआ है, इस पे जो लोन पेयर है वो लेस डीलोकलाइज है, जबकि यहाँ पे जो लोन पेयर है वो मोर डीलोकलाइज हो रहा है। जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी इलेक्ट्रॉन का उतनी ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा, तो पायरोल के अंदर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बन रही है, यानी कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो ज्यादा डीलोकलाइज हो रहा है, तो वो लेस अवेलेबल रहेगा। जबकि यहाँ पे जो लोन पेयर है वो लेस डीलोकलाइज हो रहा है, तो यहाँ पे जो लोन पेयर होगा वो मोर अवेलेबल रहेगा कंपेयर टू पायरोल। यहाँ पे हम कंपेरिजन में बात कर रहे हैं, पायरोल के कंपेरिजन में एनिलीन का जो लोन पेयर है वो मोर अवेलेबल है कंपेयर टू पायरोल, और पिरिडीन और एनिलीन के कंपेरिजन में जो पायरोल के लोन पेयर है वो क्या है, यहाँ पे आपके लेस अवेलेबल है। दोनों की कंपैरिजन करके बात कर रहे हैं कि फिर एनिलीन और पायरोल में से मोर बेसिक कौन है, तो जिसकी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगी वहां पे लोन पे ज्यादा डीलोकलाइज होगा, तो वो लेस अवेलेबल रहेगा। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम है तो लोन पे लेस डीलोकलाइज हो रहे हैं और मोर अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, इसी एग्जाम्पल से करते हैं कि आपको इनका बेसिक नेचर का ऑर्डर बताना है। तो आपको सबसे पहले देखो, ये तो क्या हो गया पायरोल, ये पिरिडीन, ये एनिलीन है, ये एलिफेटिक एमीन और ये एमाइड है। ठीक है, तो आपने एक बार इनको अलग अलग कर दिया कि बॉय कौन क्या है। तो एलिफेटिक एमीन क्या होते हैं, एलिफेटिक एमीन मोर स्टेबल होंगे कंपेयर टू एमाइड और इनसे। तो एलिफेटिक एमीन की बात करेंगे, इस पे जो लोन पेयर है वो इजीली अवेलेबल है और इसका ग्रुप का प्लस H इफेक्ट भी लग रहा है, यानी कि प्लस इफेक्ट लग रहा है इनका। तो ये जो थर्ड स्ट्रक्चर है एलिफेटिक एमीन वो ज्यादा मोर बेसिक होगा क्योंकि इसके जो लोन पेयर है वो बहुत इजीली अवेलेबल हो रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इन दोनों की, पिरिडीन और एनिलीन के अंदर। पिरिडीन के अंदर जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर होते हैं, पिरिडीन में नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर होते हैं वो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। पिरिडीन के अंदर क्या होता है, ये ऐसी तो चार्ज डीलोकलाइज होता रहता है। तो पिरिडीन के अंदर जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो क्या है, आपके डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है, रिंग की एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं है, जब ये यहाँ पे ऑलवेज अवेलेबल रह रहे हैं। जबकि एनिलीन के अंदर जो लोन पेयर है वो क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। एनिलीन के अंदर जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी कि पिरिडीन होता है वो आपका एनिलीन से ज्यादा बेसिक होगा। एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया आपको कि पिरिडीन होता है वो एनिलीन से ज्यादा या एरोमेटिक एमीन से ज्यादा बेसिक होगा। तो यहाँ पे थर्ड के बाद सेकंड स्ट्रक्चर आ जाएगी, फिर ये आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या बचा, ये आपका एनिलीन हो गया, ये पायरोल। तो एनिलीन और पायरोल में से एनिलीन आपका क्या होता है, मोर बेसिक होगा। फोर्थ, सेकेंड, थर्ड और फिर क्या आ जाएगा आपका एमाइड, सॉरी एमाइड के बारे में क्या पढ़ा था कि एमाइड होता है वो एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन दोनों से क्या होता है, लेस बेसिक होता है। एमाइड क्या होता है, एरोमेटिक और एलिफेटिक एमीन दोनों से लेस बेसिक होता है। क्यों, क्योंकि एमाइड के अंदर जो साइट ऑफ बेसिसिटी होती है वो ऑक्सीजन से शो करता है बेसिसिटी, जबकि नाइट्रोजन के अंदर एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन में दोनों में वो कहां से शो करेगा बेसिसिटी, नाइट्रोजन एटम से। तो क्या हो जाएगा, एमाइड सबसे लीस्ट बेसिक आ जाएगा। तो एनिलीन के बाद क्या आ जाएगा, पायरोल, लास्ट में क्या आ जाएगा, एमाइड। तो यहाँ पे आपको डिस्टिंग्विश करना था कि एमाइड, एलिफेटिक एमीन, पिरिडीन, एनिलीन और पायरोल दे रखा है, तो आपको ध्यान रखना है कि एमाइड होता है वो एरोमेटिक और एलिफेटिक एमीन सबसे क्या होता है, इन सबसे क्या होता है, लीस्ट बेसिक होता है। तो ये एलिफेटिक एमीन है, ये सब एरोमेटिक एमीन है तो ये सब एमीन ही है, ये एरोमेटिक एमीन है, यहाँ भी एरोमेटिसिटी है, यहाँ भी एरोमेटिसिटी है। तो ये सब क्या थे, एरोमेटिक एमीन थे, ये एलिफेटिक एमीन थे और ये एमाइड था। तो एमाइड तो सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि एमाइड होता है वो एरोमेटिक और एलिफेटिक एमीन इन सबसे क्या होता है, लीस्ट बेसिक होगा। ठीक है, और एलिफेटिक एमीन मोर बेसिक होता है कंपेयर टू एरोमेटिक एमीन। ये आपने डिस्टिंग्विश कर दिया। फिर एरोमेटिक एमीन में देखेंगे कि किसके ऊपर लोन पे लेस अवेलेबल है, किसके ऊपर लोन पे कम डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो पिरिडीन के ऊपर लोन पे डीलोकलाइज नहीं होते तो ये मोर बेसिक हो जाएगा। फिर एनिलीन और पायरोल में हमने देख लिया कि मोर बेसिक कौन होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपको करने हैं। ठीक है, इनका आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ये ऑर्डर आपको आना चाहिए। तो आपको दिमाग लगाना है कि भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर कैसे निकालना है और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर। ठीक है, बेसिक नेचर कौन शो करेगा, जिसके ऊपर लोन पे ज्यादा होंगे, नेगेटिव चार्ज होगा, वो पहले बेसिक नेचर शो करेगा, फिर न्यूट्रल और फिर एसिडिक वाला। ठीक है, जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, यहाँ पे आपको बेसिक नेचर बताना है। तो बेसिक नेचर कहां से शो होते हैं, नाइट्रोजन के लोन पेयर से होते हैं।
जिनके पास लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा मोर बेसिक होंगे। उसके बाद न्यूट्रल आएंगे, फिर पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। तो जहां जहां पे लोन पेयर है वो आपके क्या होंगे, मोर बेसिक होंगे कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज के। पॉजिटिव चार्ज में भी आपको देखना है ये नेगेटिव चार्ज वाला मोर बेसिक होगा कंपेयर टू न्यूट्रल वालों से। फिर आपको देखना है पॉजिटिव चार्ज में भी, ठीक है, ये बेसिक नीचे सोप कर रखा है ऑलरेडी इनका, मतलब ये आपको कॉन्जुगेट एसिड दे रखे पॉजिटिव चार्ज वाले। तो यहाँ पे देखना है कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कहां पे स्टेबल है, वो आपका मोर बेसिक होगा। इसी तरह यहाँ पे सारे आपके क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है। तो कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उसका बेसिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा, वो यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है। एसिडिक नेचर में हमने क्या पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज मोर एसिडिक होती है, फिर न्यूट्रल और फिर नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको लगाना है। इसमें भी आपको एसिडिक नेचर बताना है। अमेरिक के अंदर एसिडिक नेचर यहाँ शो करेंगे तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव। तो आपको देखना है कि वो नेगेटिव चार्ज ज्यादा कहां पे स्टेबल होगा, वही आपका मोर एसिडिक होगा, ठीक है।